हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडियाज़ स्ट्रेटजिक इकोनॉमी विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू विच इज़ टाइटल्ड एज इंडियाज़ इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड ओनली बाय असर्शन ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक इकोनॉमी। आज का वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है एक हाईली अनस्टेबल फेज से गुजर रहा है। यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज़ पर यूनिलैटरल एक्शन लिए हैं, जैसे कि वेनेजुला में रजीम चेंज का एक्शन लिया बाय अरेस्टिंग प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो, राइट। साउथ अमेरिका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ को थ्रेट दे रहा है। अब उसका प्रपोजल है ग्रीनलैंड को अनेक्स करने का, जिसका उसका इशू चल रहा है डेनमार्क के साथ, राइट। 500% तक टैरिफ लगाने की बात हो रही है फॉर कंट्रीज़ विच आर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ईरान के साथ डील करने वाली कंट्रीज़ पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की थ्रेट है। इस समय इंडिया भी अपने आप को प्रेशर में फील कर रहा है ऑन हाउ टू डील विद यूएस, राइट। इन सब पे इंडिया का रिस्पॉन्स जो है लिमिटेड और म्यूटेड रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वेनेजुला इशू पर सिर्फ डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया, कोई भी उसने कहीं भी यूएस को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया है, राइट। यूएस के लीगल एक्शन को क्लियरली नेम या शेम नहीं किया है। ईरान इशू पर प्रोटेस्ट थ्रेट पर भी इंडिया साइलेंस बनाए हुए है, सिर्फ एडवाइजरी और इवैक्यूएशन प्लान ही जारी है। इसका रीज़न यह है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील की होप में है। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन होने वाली है विच इज़ टाइटल एज टैक्सिला, जो कि यूएस जिसको लीड करने वाला है। और इंडिया को डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ने का भी डर लगा है यूएस के साथ। लेकिन इस समय इंडिया जो अपने आप पर प्रेशर फील कर रहा है, वेदर इट इज़ रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट्स और स्केलिंग डाउन टाइज विद वेनेजुला और फेसिंग थ्रेट्स ओवर स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट्स लाइक शबार, इस समय इंडिया को समझना होगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रेटजिक इकोनॉमी। स्ट्रेटजिक इकोनॉमी का सिंपल मतलब है इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले, बिना किसी कंट्री या ब्लॉक के प्रेशर में आए। इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? स्ट्रेटजिक इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस होगा, सबसे सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न ये है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। हम जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ इंडिपेंडेंटली डील करेंगे, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट। और इससे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डील्स होंगे, हमें सैंक्शन से भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जियो पॉलिटिकल रीज़न ये है कि अपना स्टैंड होने की वजह से आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। हम बेसिकली ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ग्लोबल साउथ में इंडिया अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, और इससे भी उसका एक लीडरशिप रोल जो है डेवलप होगा। आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बैलेंस बना रहेगा। इंडिया की ग्लोबल इमेज सुधरेगी, एक इंटरनेशनल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और इंडिया जो है इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर सकेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ। अब इंडिया जो है ब्रिक्स प्लस समिट होस्ट करना चाहता है, लेकिन इस समय अगर इंडिया यूएस के प्रेशर में दिखा तो इट विल लीड्स टू ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया को समझना होगा स्ट्रेटजिक इकोनॉमी जो है इज़ नॉट जस्ट ए पॉलिसी बट ए क्वेश्चन ऑफ इंडियाज़ रेपुटेशन, ठीक है। यूएस यहाँ थ्रेट दे रहा है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की ऑन दोज कंट्रीज विच आर डूइंग बिजनेस विद ईरान, including India, which could adversely impact India's already modest trade with Iran. इंडिया ने ईरान में छबार पोर्ट डेवलप किया विद इंडियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। छबार पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी बना सकता है इंडिया के लिए। यहाँ से क्या है कि इट बाईपासिस पाकिस्तान जोग्राफिकली बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अगर हम मैप में इसको देखें तो मैप में अगर हम देखेंगे तो शबार पोर्ट का जो है वो लोकेशन यहाँ आती है साउथ ईस्टर्न ईरान में, राइट। दिस इज छबार पोर्ट। इंडिया यहाँ से पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को असेस कर सकता है, राइट। और शबार पोर्ट को आपकी लोकेशन आपने याद रखनी है, दैट इट इज़ लोकेटेड इन ईरान, ठीक है। यू मे एक्सपेक्ट एन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके
पैक्सिलिका क्या है? पैक्सिलिका एक यूएस लेड इनिशिएटिव है एम्ड एट सिक्योरिंग एआई एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स एंड रिड्यूसिंग ओवर रिलायंस ऑन सिंगल कंपेटिटर। इसका डायरेक्ट रेफरेंस जो है चाइना के साथ है। ठीक है, इंडिया भी इसको ज्वाइन करना चाहता है और इसका इंपॉर्टेंस ये है, इट विल पोटेंशियली एनहेंस इंडियाज एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। वर्ल्ड ऑर्डर आज बदल चुका है फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर। ठीक है, आज की दुनिया में साइलेंस का मतलब लॉस होता है और अपीजमेंट को कमज़ोरी समझा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ही आपकी रियल स्ट्रेंथ होगी। इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, whether it is economic, strategic, and diplomatic, can be secured only by assertion of its strategic autonomy, not through alignment or appeasement of any single global power. Here we can say US. इसके बाद हम बात करेंगे यूएस और ग्रीनलैंड के इशू पर। ठीक है, ग्रीनलैंड का इशू क्यों इम्पोर्टेंट है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ये डेनमार्क की ऑटोनमस टेरिटरी है, मतलब अपनी लोकल गवर्नमेंट है, पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जो है वो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जो है डेनमार्क के अंडर है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नियर टू नॉर्थ पोल एंड इट इज़ रिच इन रेयर अर्थ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, क्लोज टू नॉर्थ अमेरिका एंड क्रिटिकल फॉर डिफेंस एंड सर्विलेंस। यूएस का इसमें इंटरेस्ट क्यों है? यूएस का पहले से ही थ्यूल एयरबेस है ग्रीनलैंड में। ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है ग्रीनलैंड यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। चाइना और रशिया का आर्टिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कंट्रोल ज़रूरी है। इसीलिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने या एक्वायर करने की डिमांड रखी थी। यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस का जो रीज़न ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है, इसी रीज़न के ज़रिए ही उन्होंने वेनेजुएला में रेजिम चेंज किया था। राइट, इस चीज़ ये जो ट्रंप ने टैरिफ की वॉर लगाई है, इस चीज़ को कहा जा रहा है, जो टर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ ट्रम्प्स टैरिफ वेपनाइजेशन। 2026 के शुरुआत से ही उन्होंने 10% इम्पोर्ट्स लगा दिए 8 यूरोपियन नेटो एलाइज पर फ्रॉम 1 फरवरी 2026, और यहाँ तक कहा है कि ये टैरिफ इम्पोर्ट जो है 25% तक जा सकता है अगर ग्रीनलैंड उसे नहीं दिया गया। ये 8 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड एंड फिनलैंड। नेटो अलीज पर टैरिफ लगाने से नेटो मेंबर्स का यूएस पे जो है ट्रस्ट जो है वो इरोड हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि यूएस जो है अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है और जिससे उनका जो है एक कॉमन थ्रेट्स यानी कि रशिया यूक्रेन से जो है जो ध्यान है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इससे यूरोप भी यूएस पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने में लगा हुआ है। इससे ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स वो जो है वीकन पड़ रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ की ओर अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्कस हो रही हैं वो है नेटो एंड यूरोपियन यूनियन। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में साइन हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और इसका बेसिक प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस, दैट मीन्स अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन ऑल। ये ट्रीटी के आर्टिकल 5 में आता है। राइट, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज। ठीक है, इट प्रमोट सिंगल मार्केट, कॉमन ट्रेड पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेटेड फॉरेन पॉलिसी। यूरोपियन यूनियन स्पीक करती है, बात करती है कलेक्टिव ट्रेड एंड फॉरेन अफेयर्स की। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो हैं ब्रसल्स में, वो है बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन में इनिशियली 28 मेंबर्स थे। 2020 में ब्रिटेन ने यहाँ से एग्जिट कर लिया। ठीक है, उसके लिए टर्म यूज हुई थी ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेग्जिट। राइट, अब हम डेनमार्क को
थोड़ा जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और मैप में थोड़ा से उसके क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम मैप में देखेंगे डेनमार्क। डेनमार्क लोकेशन है यहाँ पे, राइट। दिस इज ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड है, एंड दिस इज बेफिन आइलैंड, राइट। डेनमार्क का कैपिटल आता है कोपेनहेगन, ठीक है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो स्ट्रेट बनती है दैट इज कॉल्ड एज डेनमार्क स्ट्रेट। ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज डेविस स्ट्रेट, दिस इज नोन एज डेविस स्ट्रेट, राइट। ये कुछ क्वेश्चन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम these points, right? So this was the lecture for today. I hope you like it. Thank you, Jai Hind, and please do not forget to subscribe the channel.